हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल। आज परसेंटेज टॉपिक का थर्ड सेशन, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे टू लर्न दी कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेजेस। पिछले दो सेशन में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी सीखा था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। आज के सेशन के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले सेशंस में हम लोग अरिथमेटिक को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ऐसे धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली और टॉपिक्स पर भी सेशंस करने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन के शुरू में अगेन मेरी एडवाइस रहेगी कि इन 25 क्वेश्चंस को आप लोग हर क्वेश्चन को पहले पॉज करो, उसको खुद से सॉल्व करो और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखो। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। इन अ सर्टेन टाउन a certain percentage of the registered voters are separatist and the rest are unionist। तो आपको ये एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं दिए गए हैं या एग्जैक्ट परसेंटेज, तो हम कोई वैल्यू लेकर के शुरू कर सकते हैं। तो सेपरेटिस्ट मान लेते हैं कि भाई ए है और जो यूनियन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बी हैं। 75% ऑफ द सेपरेटिस्ट एंड 25% ऑफ द यूनियनिस्ट वोट फॉर कैंडिडेट ए। तो 75% इसका होगा 3/4 ए। ये सब फ्रैक्शंस हम लोग प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 25% यूनिस्ट हो जाएगा 1/4 बी। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है किसको? ए को वोट किया है। अब आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट ए रिसीव्स 50% ऑफ द टोटल वोट। तो टोटल वोट कितने? ए प्लस बी है, उसका 50% हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 ए मतलब हो गया 0.75 अगर हम डेसिमल में बात करें, और इधर 1/2 ए है तो 0.5 हो गया। डिफरेंस ले लेते हैं। इस तरफ देखो तो 0.5 भी है और इधर 1/4 भी लिखा है, मतलब 0.25 भी है। तो एक तरह से देखो तो आपको मिलता है 0.25 ए इज इक्वल टू 0.25 बी, विच गिव्स यू ए इज इक्वल टू बी। अब ए और बी क्या है? इक्वल है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स आर यूनियनिस्ट। तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? 50-50% है, तो आंसर विल बी 50%। अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल भी कई बार आपको दिखते हैं, किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा एंड ऑल। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 6.25% इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ मैन इज एबल टू बाई 1 किलोग्राम मोर फॉर $120। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर किलोग्राम। तो एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट, $120 ही है। तो अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा प्राइस पी है और अगर हम मान लेते हैं कंजम्पशन जो हमारा था, हम केजी परचेज कर रहे थे, तो ये वैल्यू 120 थी। अब आपको बताया कि ये जो प्राइस है इसमें 6.25% का इंक्रीज हो गया, ये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? प्लस 6.25%। 6.25% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/16 का इंक्रीमेंट हो गया। सॉरी, इंक्रीमेंट नहीं, रिडक्शन है, डिक्रीमेंट। तो प्लस नहीं, इसको माइनस लिखना होगा हम लोग को। दिस शुड बी माइनस। तो ये माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 16 को अगर हम 1 डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो हम कह सकते हैं 15/16 पी हो जाएगा नया वाला प्राइस। और 1 kg हम और परचेज कर पा रहे हैं, तो दिस शुड बी K+1। अब देखो ये बहुत बेसिक सा कंपैरिजन है। पी पी कैंसिल्ड, 16 × K इज इक्वल टू 15K+15। तो आपको तुरंत K की वैल्यू मिल जाती है 15, 15। अब अगर K की वैल्यू 15 है तो देखो ये कितना था? 120 था, विच मीन्स P का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस वाज 8 $8। In an entrance exam, 70% of the candidates were boys and 30% were girls। तो अगर हम मान लेते हैं कि भाई टोटल जो था वो 100 था परसेंटेज में,
इन दैट केस अगर टोटल 100 था तो जो बॉयज का काउंट है वो हो जाएगा 70 और जो गर्ल्स का काउंट है वो हो जाएगा 30। अब इसमें पास की भी बात की गई, तो बॉयज में पास होने वाले लोग कितने हैं, 60% है, तो 70 का 60% हो जाएगा 42। और गर्ल्स में पास होने वाले कितने हैं, 40% है, तो 30 का 40% हो जाएगा 12। तो अगर आपको पास पता है तो आपको फेल भी पता है। 42 अगर पास हो गए हैं कितने में से, 70 में से, तो डिफरेंस हो जाएगा 28 जो कि फेल हो गए हैं। यहाँ पे देखो 30 में से 12 पास हो गए हैं तो फेल कितने हो गए, 18। अब फर्दर इंफॉर्मेशन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड वाज 126, तो आपको बेसिकली अगर 100 लोग होते टोटल तो गर्ल्स फेल हुई होती कितनी, 18। मतलब हम कह सकते हैं कि 18% जो है टोटल का वो इक्वल टू 126 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1% कितना होगा, 126 अपॉन 18 विच इज 7। अब फर्दर क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड। तो टोटल में कितने लोग फेल हो गए, टोटल में देखो तो 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 विल बी इक्वल टू 46%। ये 46% फेल हो गए। तो अगर 1% 7 है तो 46% कितना हो जाएगा, 46 इंटू 7 विच इज 322। तो 322 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, सक्सेसिव चेंज ट्रैप लिखा हुआ है इस पे। 5 firms A, B, C, D and E had different initial revenues. Their revenues increased over 2 years as follows: X% and X plus 2%. X plus 1%, X plus 1%, X plus 2 and X है, X plus 3 and X minus 1 है, X plus 4 और X minus 2 है। At the end of 2 years, all the firms have same revenue. तो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 2 साल के बाद सभी का रेवेन्यू क्या है, सेम है। Who had the lowest initial revenue? तो इनिशियली लोएस्ट रेवेन्यू किसका था। तो देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम A% का चेंज करते हैं देन B% का चेंज करते हैं तो ओवरऑल जो चेंज आता है वो कितने का होता है, A प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 का होता है। ये हम लोगों ने बहुत बार यूज भी किया सेशन 1 एंड 2 में, अभी फिर इसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे अब अगर हम स्कीम वाइज चले, अगर हम स्कीम ए की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो X% है और फिर X प्लस 2% है। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे X और X प्लस 2 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, इफ वी ऐड X एंड X प्लस 2 वी गेट 2X प्लस 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा X इंटू एक्स प्लस 2/100। स्कीम बी की अगर हम बात करें तो X+1 और X+1 को हम ऐड करेंगे तो आपको अगेन मिलेगा 2X+2 और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, X+1 इंटू X+1/100। स्कीम सी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखो X+2 और X है, तो स्कीम ए और बी, ए और सी तो सेम ही हो गई, तो ये तो सेम है, सेम एज ए। अब बात करते हैं स्कीम डी की। तो स्कीम डी में क्या है, देखो X+3 और X-1 है, तो एडिशन तो इनका 2X+2 आएगा, लेकिन यहां पर जब ए इंटू बी करोगे तो दिस वुड बी X+3 इंटू X-1 अपॉन 100। और अब हम फाइनली स्कीम ई की बात अगर करें तो ई में देखो क्या है, X+4 और X-2 है, इसको भी ऐड करोगे तो यू गेट 2X+2 और मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा X+4 इंटू X-2/100। तो देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या है, यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये पार्ट देखो सबका क्या है, सेम आ रहा है, ये पार्ट सभी का सेम आ रहा है और ये वो पार्ट है जो डिफरेंट है सब जगह। तो अब अगर हम देखें कि भाई सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें कहाँ पे मिल रही है, सबसे कम ग्रोथ कहाँ मिल रही है, तो हमें
ये ए बी अपॉन 100 वाला जो पार्ट है ना, इस पे ध्यान देना है। तो अब अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो वैल्यू मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे। मतलब अगर हम ए की बात करें, सबको अलग अलग अगर कैलकुलेट करें, तो हमें ए में जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 100 भी है। बी वाले में हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय 100। सी तो सेम ही है। डी की अगर हम बात करें, सी तो ऑप्शन आपका एग्जैक्टली सेम है जैसा कि ए है। डी में अगर हम देखें तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और ई में हमें क्या मिलता है? ई में हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो अब अगर देखो तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, सबसे छोटी वैल्यू हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि बी में हाईएस्ट ग्रोथ हुई है और ई में लोएस्ट ग्रोथ हुई है। अब सवाल कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल फर्म्स हैव द सेम रेवेन्यू। अब अगर हाईएस्ट ग्रोथ जहां पर हुई है उसका रेवेन्यू और लोएस्ट ग्रोथ वाले का रेवेन्यू बराबर है, जैसे हम कहें कि 100 को हम 20% बढ़ाते तो 120 पे पहुंचते, 100 को हम 20% बढ़ाते तो 120 पे पहुंचते। अब अगर हम 80 को बढ़ाते हैं 50% तो भी हम 120 पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम कहते हैं 100 को हम बढ़ाते हैं 20%, कहाँ पे पहुंचते हैं? 120 पे। और हम 80 को बढ़ाते हैं 50%, कहाँ पर पहुंचते हैं? 120 पे। तो देखो अगर अभी का रेवेन्यू सेम है तो जहां पे ग्रोथ का परसेंटेज सबसे कम रहा होगा वहां पे हमारी इनिशियल वैल्यू ज्यादा रही होगी, और जहां ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा है वहां हमारी इनिशियल वैल्यू कम रही होगी। तो आपसे पूछा गया इनिशियल वैल्यू सबसे कम कहाँ थी, तो सबसे कम वही थी जहां पे हाईएस्ट ग्रोथ हुई, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। एज सिंपल एज दैट। तो देखो ये एक बहुत अच्छा सवाल था, है ना, हाई लेवल का सवाल है। जैट वैट के लेवल का, जैट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना। तो अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। The radius of a right circular cone is increased by 20% and its height is reduced by 25%. What is the percentage change in its volume? तो राइट सर्कुलर कोन, अब अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर इज रेडियस एंड एच इज हाइट। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें कि भाई पहले कितना वॉल्यूम था और अभी फाइनली कितना वॉल्यूम है, इनिशियल एंड फाइनल। तो पहले अगर हम मान लेते हैं कि भाई जो रेडियस थी वो 100 थी, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट भी 100 मान लेते हैं। और अभी क्या हुआ कि रेडियस को इंक्रीज किया गया है 20% से, रेडियस इज इंक्रीज बाय 20%। तो अगर पहले 100 थी तो अभी क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। एंड हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 25%, तो पहले 100 था तो अभी कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये पाई 3 कैंसिल, 100 100 इसको अगर हम डिवाइड करें 20 से तो दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 6। 25 से डिवाइड करें दिस इज 4 एंड दिस इज 3। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यस यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये 4 को कैंसिल करके यहाँ पे हम 3 और 3 लिख सकते हैं, 2 एंड 2 से कैंसिल करके। तो हमें फाइनली देखो क्या मिला, 25 अपॉन 27। तो कोई चीज अगर 25 से 27 हो गई तो परसेंटेज चेंज जो आएगा वो कितना होगा? 2 का ओवर 25 इंटू 100, सो दिस इज इक्वल टू 8%। और ये पॉजिटिव चेंज होगा मतलब इंक्रीमेंट होगा, तो हम कह सकते हैं कि 8% का इंक्रीज हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं।
In a village, the total production of food grains increased by 40% over a decade. While the per capita production, तो per capita का मतलब हो गया अगर आप उसको population से divide कर देते हैं, टोटल जो भी ग्रेन्स का प्रोडक्शन है तो पर कैपिटा प्रोडक्शन आ जाएगा, increased by only 12%. By what percentage did the population of the village increase during this period? तो देखो अगर हम यहाँ पे फूड ग्रेन्स की बात करें, फूड की बात करें, तो फूड अगर हम मान लेते हैं कि पहले 100 था, तो 100 से ये बढ़ करके हो जाता है 140, क्योंकि लिखा हुआ है 40% का इंक्रीमेंट हुआ। पॉपुलेशन हम मान लेते हैं कि पहले जो पॉपुलेशन है वो पी थी, और अभी जो पॉपुलेशन है वो, या P1 P2 लिख लेते हैं, पहले P1 थी अभी P2 है। तो पहले जो पर कैपिटा प्रोडक्शन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100 अपॉन P1, और यहाँ पे जो पर कैपिटा प्रोडक्शन रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 140 अपॉन P2। अब आपको इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है कि ये जो वैल्यू है, दिस ओवरऑल वैल्यू इज 12% मोर देन द प्रीवियस वैल्यू, 12% ज्यादा है। तो 12% ज्यादा है तो रिलेशन यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 100 अपॉन P1, 12% बढ़ाना मतलब 112% कर देना, इंटू 1112/100 इज इक्वल टू 140 अपॉन P2। अब यहां से आप P1 अपॉन P2 की वैल्यू निकाल लीजिए, P1 अपॉन P2, 100 100 कैंसिल्ड, P1 अपॉन P2 आपको मिल जाता है 112 अपॉन 140। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 35, और ऊपर में मिल जाता है आपको 30, सॉरी ऊपर में मिल जाएगा आपको 20, नॉट 3, 28। तो 28 से कोई चीज 35 हो जा रही है, और सिंप्लीफाई करके आप देखो तो 7 से कैंसिल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमें फाइनली कितना मिलता है, 4/5 मिलता है, 4/5। तो अगर हम देखें तो हमें P1 अपॉन P2 फाइनली मिल गया 4/5। कोई चीज 4 से 5 हो गई तो हमें साफ साफ दिख रहा है कितना बढ़ गया, इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 1 का हो गया, कितने पे, 4 पे, तो 25%। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25% जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है इस डिकेड में। अगला सवाल देखते हैं। इफ द इनकम टैक्स रेट इज इंक्रीज बाई 19%, द नेट इनकम, अब नेट इनकम का मतलब यहाँ पे सवाल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, इनकम माइनस टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड बाय 1%, फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब ओरिजिनल रेट क्या था उसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर हम मान लें कि हमारा जो ओल्ड टैक्स था वो मान लेते हैं कि हमारा X रुपीस था, तो जो हम नया टैक्स दे रहे होंगे वो इससे 19% क्या कर रहे होंगे, ज्यादा दे रहे होंगे, है ना। तो X प्लस 19x/100 दे रहे होंगे। अब लॉजिकली देखो कि भाई जो नेट इनकम है, नेट इनकम भाई पहले अगर हम मान लेते हैं कि पहले हमारी जो नेट इनकम है, नेट इनकम की अगर हम बात करें तो पहले हमारी नेट इनकम मान लेते हैं, इनकम हमारी आई थी तो आई माइनस एक्स थी, और अभी हमारी नेट इनकम हो जाएगी आई माइनस एक्स, और उसमें से हम 19x/100 और लेस कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लेस कर रहे हैं, और इससे नेट इनकम में फर्क कितने का पड़ा है, 1% का पड़ा है। तो हम डायरेक्टली यहां पर कह सकते थे कि 19% ऑफ ओल्ड टैक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ नेट इनकम। तो यहां पे अगर हम जरा कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं 19/100, 19/100 इंटू ओल्ड टैक्स इज इक्वल टू 1/100 इंटू नेट इनकम। तो हम कह सकते हैं कि इसका रेशियो आपको मिल जाता है, जो भी हमारा ओल्ड टैक्स था उसको अगर हम नेट इनकम से डिवाइड करें तो ये रेशियो आता है 1/19। तो पुराना टैक्स 1 रुपए
और नेट इनकम 19 रुपए। तो ओवरऑल इनकम की अगर हम बात करें, ओवरऑल इनकम, तो ओवरऑल इनकम विदाउट टैक्स अगर हम बात करें तो 19 + 1 यानी कि कितनी हो जाएगी 20। और 20 में से हम 1 रुपीज टैक्स दे रहे हैं, 20 में से 1 रुपीज टैक्स दे रहे हैं तो 1 आउट ऑफ 20 इज 5%। तो देखो अगर क्वेश्चन को पढ़ करके ये बात समझ में आ गई तो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल बन जाता है आप सभी के लिए, है ना। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि 19% जो ओल्ड टैक्स का है वो नेट इनकम के 1% के इक्वल है। A basket contains 20 kilogram of fresh watermelon which contains 96% water. After being kept in the sun, some water evaporate and now the watermelon contains 95% water. What is the new total weight of the watermelon? तो अगेन देखो इस तरह के सवाल भी हम कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को, 20 किलोग्राम ऑफ फ्रेश वाटरमेलन, इसमें आपको बताया कि वाटर कितना है, 96% है। जो पल्प है या जो रिमेनिंग चीज है वो कितनी है, 4% है। अब ये जब वाटरमेलन से पानी इवेपोरेट होगा तो वेट भी कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो नया वेट है वो x है, लेकिन अब आपको बताया कि जो वाटर है वो 95% है, तो जो पल्प है वो कितना होगा, 5% होगा। अब इन सवालों में आपको ध्यान क्या देना होता है कि ये चीज वो है जो चेंज हो रही है, मतलब ओवरऑल वेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, और ये वो चीज है जो वेट में चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है। तो ऐसे में आपको रिलेशन क्या मिलता है कि 4% ऑफ 20 इज इक्वल टू 5% ऑफ x। तो यहां से 4% ऑफ 20 निकालोगे तो 4 × 20 अपॉन 100 करोगे, और 5% ऑफ x निकालोगे तो 5 × x अपॉन 100 करोगे। आपको सीधे सीधे x का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 16। तो हम कह सकते हैं 16 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने सेशन 2 में भी किए थे, तो आगे मूव करते हैं। A man spends 20% of his monthly income on rent and 25% of the remaining on food. Out of the remaining amount, he spends 10% on education and sends 50% of the balance to his parents. If he finally saves 13,500. तो चलो अगर हम 100 से शुरुआत करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका जो रेंट पे एक्सपेंस है वो है 25, सॉरी 20% है, नॉट 25। रेंट पे जो एक्सपेंस है डेट इज 20। अब 20 तो एक्सपेंस हो गया, अब फूड पे जो करेगा वो रिमेनिंग का 25% है। तो 1/4 25%, रिमेनिंग 100 में से 20 लेस कर दिया तो 80। तो ये हो गया कितना, ये भी 20 हो गया। अब 20 एंड 20 40 खर्च हो गया है, तो रिमेनिंग बचता है क्या, 60। तो एडुकेशन पे देखो खर्चा कर रहा है, एडुकेशन पे खर्चा कर रहा है 10%, 10% का मतलब हो गया 1/10 ऑफ 60। कितना खर्चा करेगा, 6। अब जो बैलेंस बच रहा है तो 20 40 + 6 46 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 54। तो अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग का 50%। तो देखो पेरेंट्स को जो ये बेचता है ये 50% है, 1/2 ऑफ 54 है, तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि अब ये सेविंग करता है, तो सेविंग भी देखो क्या होगी, इन सबको देखो तो भाई जो बचा था 54 था, 54 का हाफ 27 है, तो सेविंग भी हो जाएगी 54 का रिमेनिंग हाफ, यानी कि ये भी सेम ही आएगी 27। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आपको बताया गया कि ये जो 27% है ये $13500 के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 100% कितना हो जाएगा, 13500
इंटू 100 अपॉन 27। इसको आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये करोगे तो ये आएगा 500, और 500 के आगे 2 जीरो और बढ़ा देने हैं, तो ये 50,000। अगले सवाल पे मूव करते हैं। इन अ कंपनी 40% ऑफ एम्प्लॉइज आर इन सेल्स एंड द रेस्ट आर इन टेक। तो यहां भी 100 से शुरुआत कर सकते हैं। सेल्स वाले जो लोग हैं ये 40 हैं, और टेक वाले जो लोग हैं वो रिमेनिंग है, यानी कि 60 है। तो 100 का ये बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है। ये हो गया सेल्स वाले और ये हो गया टेक वाले। The average salary of sales employees is 50% higher than that of the tech employee. तो एवरेज सैलरी की बात हो रही है, एवरेज सैलरी। तो अगर हम मान लें कि भाई टेक वालों की जो सैलरी है वो 100 है, तो सेल्स वालों की सैलरी हो जाएगी इससे 50% ज्यादा, एवरेज सैलरी 150 हो जाएगी। फर्दर लिखा है आफ्टर रिवीजन सेल्स सैलरीज इंक्रीज बाई 20%, वाइल टैक्स सैलरी इंक्रीजेस बाई 25%। तो अब जो नई सैलरी आएगी इसको आपको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है, प्लस 20% कर दोगे तो 30 से इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगी 180। इसको भी बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 25% बढ़ाना है, तो कितनी हो जाएगी? 125। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सैलरी? तो ओवरऑल में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? तो अब अगर हम देखें तो हमारी जो ओवरऑल सैलरी थी, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जो पहले वाली सैलरी थी वो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी 40 इंटू 150 प्लस 60 इंटू 100। तो 6,000 प्लस 6,000, दिस वुड बी 12,000। और जो नई सैलरी हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगी 40 इंटू 180 प्लस 60 इंटू 125। तो 40 इंटू 180 विल बी 7,200, और ये हो जाएगा आपका 125 इंटू 60 अगर आप करते हो तो 125, 100 इंटू 600 हो जाएगा, 150 आप ऐड करोगे, दिस वुड बी 7,500। दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपको मिलती है 14,700। अब आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट का चेंज आ गया। तो देखो परसेंटेज चेंज की बात हो रही है, तो पहली बात तो इंक्रीमेंट है, और कितने का है? 2,700 रुपए का है, 2,700। कितने पर है? 12,000 पे, इंटू 100। कैंसिल कर लेते हैं 3 जीरो को, 2 यहाँ से और एक यहाँ से। अब 12 से अगर आप डिवाइड करते हो क्या मिलेगा? 24, फिर 30 है, फिर 24, फिर 60 है, 22.5%। तो 22.5 इज द आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इस सवाल में जिसको बहुत कम तो नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ रेयर जेम स्टोन इंक्रीजेज बाई 16.66%, then decreases by 7.14% and finally increases by 12.5%। तो हम लोगों ने परसेंटेज में रेसिप्रोकल्स के कॉन्सेप्ट सीखे थे जो कि यहाँ पे यूज होंगे। तो 16.66% इज इक्वल टू व्हाट? 1/6। 7.14% कितना होता है? 1/14। 12.5% कितना होता है? 1/8। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो इंक्रीमेंट है अगर हम पुराना प्राइस पी मान लेते हैं तो ये हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो 1/6 के इंक्रीमेंट का मतलब हुआ 7/6 हो जाना। अगला हम डिक्रीज कर रहे हैं 7.14%, तो 14 को 1 कम कर दोगे, दिस वुड बी 13/14। एंड देन अगेन आप इंक्रीज कर रहे हो 1/8 का, तो दिस वुड बी 9/8। और जो नया प्राइस है इट इज $1,248। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, दिस वुड बी 2
3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 बचता है और ये हो जाता है 2। तो P की वैल्यू हो जाती है 1248 इंटू, अब ये 2 इंटू 8 इज 32। इधर आपको मिल जाता है 13 इंटू 3। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 इंटू 9 117, 78 है तो 6। 3 से डिवाइड करते हो, दिस वुड बी 32। तो फाइनली आपको मिलता है 32 इंटू 32। अब अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो दिस इज 1024। तो इनिशियल प्राइस जो है वो 1024 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 20 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 20% एल्कोहल। तो 20 लीटर में एल्कोहल था 20% यानी कि 4, और वाटर था रिमेनिंग यानी कि 16। इफ 4 लीटर्स वाटर आर इवोपरेटेड बाय बॉइलिंग, तो वाटर अगर 4 लीटर इवोपरेट हो गया तो बचा कितना, 12। एल्कोहल को हम मान के चलेंगे कि ये सेम है यानी कि ये 4 है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन दी रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो अब ओवरऑल क्वांटिटी भी यहाँ पे क्या हो गई, 16 हो गई। अब 16 में एल्कोहल कितनी है, 4 है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है ना, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग। तो ओवरऑल में देखेंगे तो हम कह सकते हैं अब ये 4/16 है, 4/16 इज 1/4, तो दिस इज 25%। अ वेरी वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन। A's income is 25% more than B's income is 20% less than C's, and C's income is decreases by 10%, A's income increases by 10%। तो देखो A B C के बारे में पहले तो कुछ रिलेशन दिया हुआ है, उस पे फोकस करते हैं। तो A की B से ज्यादा है और B की C से कम है, तो सबसे पहले C की अगर हम बात कर लें कि ये 100 है, तो B की इनकम 20% लेस है C से, 80। और A की इनकम जो है वो 25% ज्यादा है, तो 80 का 25% 1/4 20 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और सी की इनकम तो पहले बराबर थी। अब ए की इनकम इंक्रीज हो गई है 10% और सी की डिक्रीज हो गई है 10%। तो ए की जो नई इनकम है वो 10% बढ़ने के बाद 110 हो जाती है, और सी की जो नई इनकम है वो 10% कम होने के बाद 90 हो जाती है, 90 एंड 110। अब इनके बीच में आपसे एक रिलेशन पूछा गया है, एज इनकम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सीज इनकम नाउ। तो आपसे पूछा गया है कि जो 110 है ये 90 का कितना परसेंट होता है। तो बहुत बेसिक सा सवाल हुआ, 1100 डिवाइडेड बाई 9। आप सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 1 टाइम 20 है तो 2 टाइम्स। अब ऑप्शंस को भी ध्यान से देखोगे तो दिस शुड बी 122.22, 122.22। वैसे भी आप पढ़ते हो कि भाई, अब जैसे देखो आपको परसेंटेज के शॉर्टकट्स भी यहाँ पे यूज करने आने चाहिए। अब जैसे आपको बताया कि भाई ये 9/9 क्या हो गया, 100%, और ये दो उससे और ज्यादा आपको मिल रहा है, 2/9। 2/9 कितना होगा, 22.22%। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था 1/9 कितना होता है, 11.11%। तो 11/9 करोगे तो 9/9 और 2/9 ही तो ऐड करोगे, तो 122.22। तो वी कैन यूज दिस रेसिप्रोकल शॉर्टकट्स एज वेल इन सच क्वेश्चंस। If the radius of a cylinder is decreased by 20% and the height is increased by 56.25%, what is the percentage change in the volume of the cylinder? तो देखो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रेसिप्रोकल्स का भी एप्लीकेशन है। सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। अब अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है 20%, जो कि बड़ी सिंपल सी वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन में हम लोग 1/5 भी बोलते हैं। बट एक और वैल्यू जो दी गई है ना वो है 56.25%। ये हम ऐसे देख सकते हैं कि दिस इज 50% प्लस 6.25%। अब आपको अगर पता हो तो 50% क्या होता है, 1/2 होता है। और 6.25% अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2, 6.25% फ्रैक्शन में कितना होता है,
50 का हाफ करोगे 25, 25 का हाफ करोगे 12.5, 12.5 का हाफ करोगे 6.25, तो 1/2 का हाफ 1/4, 1/8 एंड दिस इज 1/16। अब अगर ये बातें बताएं तो सवाल हमारा बहुत आसान हो जाता है। अब अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू मान लें, जैसे हम मान लेते हैं कि भाई जो हमारा पुराना वॉल्यूम था और जो हमारा नया वॉल्यूम है, इनिशियल एंड न्यू, तो पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो रेडियस थी, क्योंकि हमें किसी चीज को 1/5 करना है तो 5 के मल्टीपल में मान लेते हैं, ये 5 थी, तो जो नई रेडियस है वो हो जाएगी 4, है ना। हाइट की बात करें, हाइट को अगर आप देखो तो कितना कम करने कम नहीं बढ़ाने वाले हो, 56, यानी कि 1/2 और 1/16 बढ़ाना है, तो कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं हमारी हाइट जो थी वो पहले 16 थी, तो अब यहाँ पे जो हाइट है 16 में आप 1/2 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे 8, और 1/16 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे 1, है ना। तो देखो कैलकुलेशंस काफी आसान हो जाएंगी अगर हम ये सब चीजें यूज करना शुरू करें तो ये चीजें आपको माइंड में करनी होती हैं, 50%, 6.25%, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, और ये अगर आप देखो तो 5 × 5 25 है, ये भी 25 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपको फाइनली ये क्या मिलता है, आपको ये मिलता है 16/16 विच इज 1/1। तो 1/1 क्या इंप्लॉय करता है कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। अगले सवाल पे मूव करते हैं। In a city, 45% of the men are married and 25% of the women are married. तो मेन में जो मैरिड है वो 45% है, और वुमेन में 25% है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। Assuming that no man marries more than one woman and vice versa, and only adults are considered, what percentage of the total adult population is married? तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई ये जो 45% मेन है, मान लेते हैं यहाँ पे जो मेन का काउंट है ये 100x था, और वुमेन का काउंट 100y था। दोनों को एग्जैक्ट 100 नहीं मान सकते क्योंकि अलग अलग है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आती है मैरिड मैन की 45x, और ये जो वुमेन की आती है 25y, ये क्या होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल होने चाहिए तो हम कह सकते हैं x/y, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस वुड बी 5/9। अब अगर हम 5 और 9 रखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई जो मेन का काउंट है वो 100x यानी कि 500 है, और जो वुमेन का काउंट है वो 100 × 9 कर देते हैं, 900 है। तो हम कह सकते हैं 900 + 500, टोटल जो पॉपुलेशन हो गई वो हो गई 1400। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इज मैरिड पूछा गया है। तो मैरिड लोग कितने हैं, देखो 45% है यहाँ पे, और यहाँ पे 25% है, तो 500 का 45% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 225, है ना। और 900 का भी सेम ही आना चाहिए भाई, दोनों सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था, ये भी 225 होगा। तो 225 + 225 कितना हो जाएगा, 450। तो हम कह सकते हैं 450 लोग मैरिड हैं आउट ऑफ 1400। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं और हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 14 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, 14 3 जा 42, फिर 30 है तो 2 टाइम्स 28, तो 32.14 शुड बी द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन 32.14%। अगले सवाल पे मूव करते हैं। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 80% वाटर, ऐसे कई सारे सवाल हमने कर लिए तो बहुत क्विकली इसको करके देख लेते हैं।
तो फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है, ड्राई ग्रेप्स में 10% वाटर है। सेलर 450 किलोग्राम फ्रेश ग्रेप्स खरीदता है। तो देखो जो 450 हम फ्रेश खरीदते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें वाटर है 80% और जो पल्प है वो हो जाएगा 20%। और जब हम इसको ड्राई करेंगे तो वेट भी कम हो जाएगा ओवरऑल। मान लेते हैं एक्स केजी आपको मिल जाता है ड्राई वाला। तो इसमें वाटर कितना है 10% है। तो पल्प कितना होगा 90%। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि भाई वाटर तो भाई चेंज हो रहा है, इवोपरेट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, बट ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज कांस्टेंट। ओवरऑल वेट में क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं 20% ऑफ 450, 20% ऑफ 450 इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्स। और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 20% का मतलब हो गया 1/5 इंटू 450 इज इक्वल टू 9/10 इंटू एक्स। तो यहाँ से आप वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 5 से हो जाता है 2, 9 से कैंसिल करते हो तो हो जाता है 50, 50 इंटू 2 इज 100। तो आपको यहाँ से मिल जाता है x इज इक्वल टू 100। An individual's income increases by $6,000 but the tax rate on income decreases by 18% to 15%. If he pays the same amount of tax as before, what was his initial income? तो इनिशियल इनकम कितनी थी हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो पहले जो थी वो 100x थी, है ना। तो जो टैक्स हम दे रहे थे, टैक्स वो कितना दे रहे थे 18x दे रहे थे। अब हमारी इनकम हो गई 100x प्लस 6000 और टैक्स हम दे रहे हैं 15%। तो टैक्स कितना दे रहे हैं 100x का 15% निकालोगे तो 15x आएगा। और 6000 का 15% अगर हम निकालते हैं तो दिस वुड बी 900। इतना हम टैक्स दे रहे हैं। अब लिखा है इफ ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, मतलब हम दोनों टैक्स सेम है। तो यहां से अगर हमें ये दोनों वैल्यूज बराबर है इनको इक्वेट कर दें तो क्या रिजल्ट मिलता है 18x इज इक्वल टू 15x प्लस 900। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 30। अब अगर x का वैल्यू 30 है तो सवाल में पूछा गया इनिशियल इनकम कितनी थी 30। अगर हमें वैल्यू मिला तो इनिशियल इनकम भी हम लोग निकाल सकते हैं। 100x 30 के आगे आप बढ़ा दीजिए 2 जीरो, है ना। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। सॉरी ये 300 था 30 नहीं, दिस वुड बी 300, 30,000। एक्स का वैल्यू वाज 900/3 which is 300. So 30,000 should be our answer. A very very easy question. In an election 10% of voters did not cast their votes. तो भाई अगर हम मान लेते हैं 100% लोग हैं तो 10% ने वोट नहीं दिया। तो कितने ने वोट दिया 90% ने वोट दिया। इन लोगों ने वोट दिया। अब आगे लिखा है 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर फाउंड इनवैलिड। अब इसका 10%, अब इस 90 का 10% अगर आप निकालोगे तो 9 वोट हो जाएंगे क्या इनवैलिड। अब अगर 9 इनवैलिड हो जाएंगे तो वैलिड कितने हो जाएंगे 81। परसेंट में अगर हम बात करें तो ओवरऑल पॉपुलेशन का 81% हो गया, है ना। ओवरऑल पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें तो 81% ही वैलिड है। अब देखा है विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई अ मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो विनिंग कैंडिडेट है उसको अगर वोट मिले 54K तो लूजर को मिले होंगे कितने रिमेनिंग। टोटल वोट अगर हम मान लेते हैं कि 100%, मतलब हम वैलिड वोट की बात कर रहे हैं, जो वैलिड वोट है वो 100% है अगर, तो 54 और रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पे 47।
6। अब इसका जो डिफरेंस है वो आपको सवाल में दिया गया, इसका डिफरेंस आता है 8 के, जिसकी वैल्यू दी गई है 1620। 54 में से 46 लेस करें तो क्या आता है 8 के, वैल्यू क्या दी गई है 1620। अब यहां पे पूछा गया है कि टोटल कितने वोटर इनरोल्ड थे। अब अगर हम देखें तो 8 के की वैल्यू हमको पता है ना, तो हम 100 के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बट 100 के जो आप निकालोगे दैट वुड बी जस्ट 81%, है ना। तो ये भी एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से के की वैल्यू आ जाती है जो भी, है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाता है कि अगर हम टोटल वोट की बात करें तो हम कह सकते हैं 81% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 100 के। 8 के की वैल्यू आपके पास है तो 100 के की भी आ जाएगी, क्या आएगी 1620 इंटू 100 अपॉन 8, ये वैल्यू आएगी। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें तो टोटल पता लगाने, तो यहाँ से टोटल को अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं, वैल्यूज भी बड़ी सिंपल सी दिख रही हैं। तो क्या मिलेगा 81 इंटू टोटल अपॉन 100 इज इक्वल टू 1620 इंटू 100 अपॉन 8। अब 81 का देखो ये डबल होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब 8 है, डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 5। अब आप 2 से इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाता है 50। तो फाइनली ये क्या मिलता है 50 × 5, तो ये आपको मिलता है 50 × 5 करोगे तो 250, और उसके आगे 2 जीरो आप बढ़ा दोगे, तो दिस वुड बी 25,000। तो दिस इज आवर आंसर। तो थोड़ा सा देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि ये वैलिड वोट के बारे में बात हो रही है जो 81% है टोटल वोट का, और उसी का ये डिवीजन है कि विनिंग को वैलिड वोट का 54% मिला है, तो जिसको रिमेनिंग मिला है दोनों का डिफरेंस 1620 दिया हुआ है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकियर क्वेश्चन था, है ना। 25,000 शुड बी द आंसर। अगला सवाल देखते हैं। In a survey of a professional class, it was found that 70% of the members own a car. तो 70% के पास कार है, 75% के पास हाउस है, 85% के पास लैपटॉप है। What is the minimum possible percentage of members who own all the three item? तो एक तो इसका शॉर्टकट होता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो वेन डायग्राम चाहे आप 3 वाला कर रहे हो, 4 वाला कर रहे हो, 5 चीजों की बात हो रही है, 2 चीजों की बात हो रही है, अगर कभी भी ये तीनों का मिनिमम आपसे पूछा गया है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप पहले तो तीनों वैल्यूज को ऐड कर दें, है ना। और उसमें से अगर 3 चीजों की बात हो रही है तो 200 लेस होगा, अगर 2 चीजों की बात हो रही है तो 100 लेस होगा। अब ये वैल्यू जो आपको निकल करके आती है यही आंसर होती है। समटाइम्स ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाती है, अगर ये नेगेटिव मिल जाएगी तो आंसर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो ये शॉर्टकट से क्या वैल्यू आती है, 70 + 70 + 80 अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 230। 230 में से 200 लेस करोगे तो 30, तो हमारा आंसर 30 होना चाहिए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक और तरीके से कि भाई 70% के पास कार है तो कितने के पास कार नहीं है, 30% के पास। हाउस 75% के पास है तो कितने के पास नहीं है, 25% के पास। लैपटॉप 85% के पास है तो कितने के पास नहीं है, 15% के पास। अब अगर आपको सवाल पूछा गया है कि तीनों चीजों को रखने वाले जो लोग हैं, मतलब जो चीज तीनों में कॉमन है उसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो आप कोशिश क्या करोगे कि नहीं रखने वाले लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा करें, जो तीनों नहीं रखते हैं उसको हम मैक्सिमाइज करें। तो मैक्सिमाइज का मतलब हो गया कि ये जो 3 वैल्यूज आपको मिली हैं, 30 जिनके पास नहीं है, 25 जिसके पास नहीं है, 15 जिसके पास नहीं है, अगर हम मान लें कि इनमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब कार जिसके पास नहीं है वो लोग अलग हैं इन 25 लोगों से जिनके पास हाउस नहीं है, और इन 15 से जिनके पास लैपटॉप नहीं है, तो इसका सम क्या आता है देखो,
इन तीनों का सम क्या आता है? 30 + 25 + 15, यानी कि इन तीनों का सम आता है 70। तो मैक्सिमम 70% लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम, जिनके पास कुछ ना कुछ नहीं है। मतलब कार नहीं है, या तो हाउस नहीं है, या तो लैपटॉप नहीं है। तो अब जो लोग बच गए हैं, उनके पास क्या है? उनके पास हमें सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, है ना? तो इस अप्रोच से भी हम लोग पहुंच सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है सवाल करने का। अगले सवाल पे मूव करते हैं। In an exam, 60% student passed in mathematics, 70% in English, 20% failed in both. तो देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो मैथ्स में पास कितने? 60। तो फेल कितने? 40। इंग्लिश में पास कितने? 70। तो फेल कितने? 30। और बोथ की अगर हम बात करें तो दोनों में फेल कितने? 20% है। अब देखो अगर हम लॉजिकली देखें, लॉजिकली अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों में फेल है वो इस 40 में भी आ रहे होंगे और इस 30 में भी आ रहे होंगे, है ना? तो अगर हम बात करें कि भाई फेल इन एटलीस्ट वन, तो 40 लोग जो हैं यहाँ पे, इसमें 20 लोग हैं जो केवल मैथ्स में फेल है, और 30 में से 10 लोग हैं जो केवल इंग्लिश में फेल है, और 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो कुल मिला करके फेल होने वालों का काउंट आ जाता है 50। अब इसके अलावा जो लोग हैं, इसके अलावा जो लोग हैं वो क्या होंगे? वो दोनों में पास होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 50%। और एक तरीका क्या हो सकता था, जो शॉर्टकट हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, कि अब यहाँ दो की बात हो रही है, तो सीधे सीधे एटलीस्ट वन का मिनिमम, यहाँ तो खैर एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी क्योंकि सब कुछ एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो 60 + 70 हमने किया, लेकिन अब यहाँ पे हम 100 लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लेस कितना करेंगे? 80। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको बताया गया कि 20% लोग ऐसे हैं ना जो दोनों में फेल है, जो दोनों में फेल है। तो जो दोनों में फेल नहीं है वो किसी ना किसी में क्या होंगे? पास होंगे। तो पास होने वाले लोगों का जो टोटल काउंट है वो 80 ही है। जो लोग पास हुए हैं 100 में से, वो कितने? 80 ही हैं। और 80 में से मैथ्स और इंग्लिश का सम आ रहा है 130। तो 130 80 से जो ज्यादा है वो लोग क्या होंगे? वो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 50। तो ये भी एक तरीका है इसको देखने का। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, बट ये परसेंटेज के लॉजिक से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 80% पास्ड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखो, फिर केमिस्ट्री की बात हो रही है, और फिर मैथ्स की भी बात हो रही है। 80% पास हो गए, तो हमें पता है कि 20% यहाँ पे फेल हो गए होंगे। केमिस्ट्री में 85% पास हो गए, तो 15% फेल हो गए होंगे। बायो में 90% पास हो गए, तो 10% फेल हो गए होंगे। What is the minimum percentage of student who must have passed in all the four subject? एक कोई सब्जेक्ट हम लोगों ने मिस किया क्या? 1, 2, 3, 4। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, मैथ्स में 75 था, सॉरी, ये करेक्ट कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो देखो मैथ्स में 75 है, तो फेल वाले आएंगे 25, और बायो इसके बाद है। बायो में है 90%, तो फेल कितने हो गए? 10। अब देखो, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु मस्ट हैव पास्ड इन ऑल द फोर सब्जेक्ट। तो यहाँ भी एक तरीका ये है कि हम मान के चलें कि अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हम फेल होने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा तभी होंगे जब ये डिसजॉइंट हो, मतलब इनमें कोई कॉमन ना हो। तो ऐड करें तो ये 20 और 15, 35 और 25, 60 + 10, 70 आता है। अगर ये सम 70 है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 100 - 70 विच इज 30। और दूसरा जो मैंने शॉर्टकट बताया वो भी आप यूज कर सकते हो, कि हमने यहाँ पे सीधे इनको ऐड किया, 80 + 85 + 75 + 90,
अब अगर 4 चीजों की बात हो रही है तो इसमें से 300 आप लेस कर दो, देखो क्या आता है। 165, 240, 240 में 90 ऐड करोगे तो आएगा कितना, 330। तो ये देखो 330 माइनस 300, ये भी आपको वैल्यू क्या दे रहा था, 30। तो ये अगर आप शॉर्टकट जानते हो तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप सवाल को कर पाओगे ना। 30% इज द आंसर। In a group of 100 people, 65 people liked tea and 82 people liked coffee. What are the maximum and minimum possible number of people who liked both tea and coffee? तो again a very very basic and easy question. तो अब यहाँ पे देखो 65 प्लस 82 अगर आप करते हो तो वैल्यू आपको क्या मिलती है, 147 मिलती है। अब अगर 100 ही लोग हैं, 100 ही लोग हैं, तो कम से कम 47 लोग तो आपको कॉमन करने ही पड़ेंगे, है ना। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम यहाँ बोलते हैं ये 65 है ना, कौन से लोग, टी वाले, और कॉफी वाले जो लोग हैं उनका अकाउंट है 82। बट टोटल तो हमारा इस बॉक्स के अंदर 100 ही लोग हो सकते हैं। अब अगर हम जोड़ते हैं तो 47 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू 47 अगर रख देंगे हम कम से कम, तब ये मैच हो सकता है। अगर ये 47 है तो हम इसको 100 बना सकते हैं आराम से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, जो भी डिफरेंस है ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे भी जो भी डिफरेंस है तो ये डिफरेंस हो जाएगा 35। इन सबको जोड़ेंगे हम लोग अगर, तो हमें 100 मिल जाएगा, है ना। ये हो सकती सिचुएशन। तो ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम की अगर बात करो तो क्या होता है, इसको ऐसे सोचो कि अब अगर हम देखें कि भाई इस बॉक्स में, इस सर्कल के अंदर 65 लोग हैं और यहाँ पे 82 है, तो यहाँ पे हम 62 लिख दें, बट इससे बड़ा नंबर तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार ये तो सम ही 100 नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, कहीं सवाल में ऐसा तो लिखा नहीं हुआ था कि लोग टी या कॉफी में से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो अब जो लोग बच गए हैं वो हो सकता है कुछ ना पसंद करते हो, तो वो यहाँ बाहर आपको दिखेंगे। 82 लोग कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं, और जो बचे हुए 18 लोग हैं वो टी भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, है ना। तो मैक्सिमम काउंट क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और मिनिमम हो जाएगा 47। दिस शुड बी योर आंसर। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिमिलर है। 72% टी प्रिफर करते हैं, 44% कॉफी प्रिफर करते हैं, और हर कोई कुछ ना कुछ प्रिफर कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। तो दोनों को प्रिफर करने वाले लोग कितने हैं, तो डायरेक्टली इसको आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, 72 प्लस 44 माइनस 100, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 16%। The value of a diamond is proportional to the square of its weight. A diamond accidentally falls and breaks into three pieces whose weights are 3, 4 and 5. तो देखो एक का वेट 3 है, एक का वेट 4 है, एक का वेट 5 है। तो जब ये ओवरऑल वेट की अगर हम बात करें, अगर ये ब्रोक नहीं हुआ होता तो वेट क्या आता, 12 आता। अब लिखा है कि डायमंड की जो वैल्यू है, मतलब जो उसकी कीमत या प्राइस वगैरह है, वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। तो अगर हम वैल्यू की बात करें, तो ये जो 3 वाला पीस है इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 9x हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 16x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 25x। और पहले जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी वैल्यू, 12 का स्क्वायर करोगे तो दिस वुड बी 144x। तो हम कह सकते हैं कि जो नई वैल्यू है वो इन तीनों का सम होगी, है ना। इन तीनों का सम करोगे तो कितनी हो जाएगी, 50x। और ये हमारी ओल्ड वैल्यू थी। तो वैल्यू एक्चुअल में क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। आपसे पूछा गया कितने परसेंट डिक्रीज हो गई। तो अगर कोई चीज 144 से कम होकर के 50 हो जाती है, तो डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 94 का हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, 144 पे हो रहा है, इनटू 100। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा, और ये कैलकुलेट करने पे कितना वैल्यू आएगा निकाल करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 36। इसको हम लोग लिख देते हैं 25। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो दिस इज 18, एंड दिस इज 47। तो अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो।
तो 50% से ज़्यादा और 75% से कम, बट बहुत सारे ऑप्शन है तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कैलकुलेशन को देखो एकदम जीरो नहीं कर सकते, थोड़ी सी यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 40 × 25 करोगे तो क्या मिलेगा, 1000 and 175, तो 1175 डिवाइडेड बाई 18, तो 6 टाइम्स जा रहा है 108, एंड देन 95 है, तो आपको भी पता है कि ये 5 टाइम्स जाएगा तो 65 पॉइंट समथिंग, यानी कि 65.27%। और आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक हमने शुरुआत में किया भी था। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ए बी सी हैं 3 लोग, डिफरेंट अमाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, और जो परसेंटेज चेंज है उनके इन्वेस्टमेंट में ये इस तरह का है। At the end of 2 years, all the three have same final amount. Which of the following is correct? तो ऑप्शन को क्लोजली पढ़ना है। A had the highest initial, B had the highest initial, C had the highest initial, A and B both had equal initial, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखो सक्सेसिव चेंज के हिसाब से यहाँ पर देखें तो A प्लस बी की वैल्यू 20 है, और A इंटू बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो आएगी -8। यहाँ पर भी A प्लस बी की वैल्यू 20 है, और A इंटू बी की वैल्यू क्या आएगी, -3। यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 20 आएगी, और A इंटू बी करोगे जब आपको A इंटू बी अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे देखो तो ओवरऑल जो चेंज है यहाँ पे 12% का है, यहाँ पे 17% का है, और यहाँ पर 20% का है। तो ये हाईएस्ट चेंज हो गया और ये मिनिमम चेंज हो गया। अब अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि जैसे मान लो कोई वैल्यू है 100, इसको हमने फॉर एग्जांपल 20% बढ़ा दिया, कितनी हो गई 120। कोई वैल्यू है 80, हमने इसको 50% बढ़ा दिया 120। तो देखो अभी वैल्यू सेम है, तो जहां पे ज्यादा ग्रोथ हुई होगी वहां पे पुरानी वैल्यू छोटी होगी, और जहां कम ग्रोथ हुई होगी वहां पुरानी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किसका रहा होगा, ए का, क्योंकि देखो ए की ग्रोथ सबसे कम हुई है, ए की ग्रोथ सबसे कम हुई है, और अभी सबकी वैल्यूज बराबर है, तो ए हैड द हाईएस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस परसेंटेज टॉपिक के, थोड़े अच्छे लेवल के, बेहतर लेवल के डिस्कस किए। होप ये सेशन सभी को पसंद आया होगा। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू करिए, तो अरिथमेटिक में आगे हम लोग और भी बहुत सारे बेहतरीन सेशन लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।